महाराष्ट्र सरकार में कद्दावर मंत्री नवाब मलिक एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। नवाब मलिक का कनेक्शन डी कंपनी से सामने आया है, जिसके चलते ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी थी उसमें उनका क्या कनेक्शन है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही नवाब मलिक है जो अब से कुछ दिन पहले समीर वानखेड़े केस में एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे कर रहे थे। नवाब का डी कंपनी कनेक्शन, मुसीबत में फंसे सियासी सिकंदर, ईडी ने नवाब को किया गिरफ्तार, मुंबई से दिल्ली तक मचा बवाल। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई। तमाम दिग्गजों ने आज वोट डाले, यानी जिस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, ठीक उसी की तर्ज पर चौथे चरण की वोटिंग हुई। तकरीबन 60% तक वोटिंग हुई है और 5वें चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश के रक्षा मंत्री से लेकर तमाम दिग्गजों ने अपना अपना वोट ईवीएम में कैद करा दिया। यूपी में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 3 चरणों के बाद चौथे चरण के लिए मतदाताओं ने इस महापर्व में आहुति दी। इस चरण में करीब 2.25 करोड़ वोटर्स हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर भीषण जंग है। इस फेज में राजधानी लखनऊ की भी लड़ाई थी। लखनऊ समेत लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, पीलीभीत, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हरदोई में मतदाता सुबह से ही पोलिंग सेंटर्स के बाहर कतारों में नजर आए। आम और खास समेत बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी वोट डाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज नीरज ने मत डाला। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा वोट डालने पहुंचे। मतदान के बाद मायावती ने बीएसपी की सत्ता वापसी का न सिर्फ दावा किया, बल्कि अमित शाह के उस बयान का शुक्रिया अदा किया जिसमें उन्होंने बीएसपी की प्रासंगिकता को स्वीकार किया था। कोई टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हो रही है। और मेरा तो यह मानना है कि 2017 की विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर हमको कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश 10-5 सीट का इधर उधर हो सकता है, उतनी ही सीटों पर 2022 के चुनाव में भी हमको कामयाबी हासिल हुई। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है, तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए एक और मतदान हो रहा है, तो दूसरी ओर पार्टियां 5वें चरण की जंग के लिए सारे दांव खेल रही हैं, जिसके लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। सत्ताधारी बीजेपी सत्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो विपक्षी पार्टियां भी कुर्सी के लिए छटपटा रही हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी चुनाव में 300 प्लस का दावा कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की।
इस बीच चौथे चरण की जंग को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, जितना अधिक वोट होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर रटे रटाए बयान देने का आरोप मढ़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में उसने निर्णय क्या लिया था? भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय इस समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था, चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो। संकट मोचन मंदिर पर जब हमला हुआ था 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, 15 से ज्यादा वकील मारे गए थे। गोरखपुर में, कानपुर में, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था और इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि ये पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। यूपी में जैसे जैसे एक एक चरण खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल किसी भी तरह अपने वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। हर पार्टी चुनावी बेसात बिछाने में लगी है। हालांकि इस रण में किसकी जय होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग लगातार बहुत तेजी से दिलचस्प होती जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5वें चरण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में नए रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के 4 चरणों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आवाम ने अपने वोट ईवीएम में कैद कर दिए हैं, अब 5वें चरण की बारी है और ऐसे में तमाम दिग्गज 5वें चरण में भी आमने सामने होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी मिशन में आधे से ज्यादा सफर तय हो गया है। चौथे चरण के वोटिंग के बाद 231 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब केवल 172 सीटों पर वोटिंग बाकी है, जिन पर 3 चरणों में वोटिंग होनी है। 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है और इसके लिए प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। 5वें चरण में श्रीबस्ती, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली केवल 1 सीट, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज समेत कुल 12 जिलों में वोटिंग होनी है। 5वें चरण में सबसे अहम सीट कौशाम्बी जिले की सिरायू मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। सिराथू के सियासी समीकरण की बातें करें तो कभी ये सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करती थी।
लेकिन 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधानसभा पहुंचे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर से सांसद का चुनाव जीता तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दे दी। हालांकि 2017 में बीजेपी ने एक बार फिर सिराथू में कमल खिला दिया। सिराथू केशव प्रसाद मौर्य की जन्मभूमि है और उन्हें एक बार विधानसभा भी भेज चुकी है। ये भी कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को सियासत में जो कुछ भी हासिल हुआ वो सिराथू की बदौलत ही हुआ। अब 2022 में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू पर पूरा भरोसा है, फिर भी जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने कौशाम्बी से विरोधियों पर करारा वार किया। दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है कि अगर सीमा लांगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। कौशाम्बी की सिराथू सीट के अलावा 5वें चरण में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर सबकी नजर है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1993 से कुंडा से लगातार विधायक हैं और 2022 में भी कुंडा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि कुंडा पर जीत तो उनके बाएं हाथ का खेल है, बस हर बार जीत का फासला बढ़ाना ही उनका उनके समर्थकों का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी ने इस बार राजा भैया के साथी रहे गुलशन यादव पर दाव खेला है तो बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा पर भरोसा जताया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद फहीम को टिकट दिया है। कांग्रेस ने योगेश कुमार को टिकट दिया है। ये बात जरूर है कि पिछले 6 विधानसभा चुनावों में कुंडा की जनता ने राजा भैया पर ही भरोसा किया है, लेकिन कुंडा सीट से राजा भैया से पहले जिस पार्टी की जीत हुई थी वो बीजेपी ही थी। इसी लिहाज से बीजेपी एक बार फिर कुंडा में पूरे दम से प्रचार कर रही है। जब समाजवादी पार्टी थी तो राम भक्तों पर गोली चली थी कि नहीं चली थी? समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी? समाजवादी पार्टियों ने राम भक्तों को गोलियां चला करके शहीद किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए काम किया था कि नहीं किया था? राम जन्मभूमि को लटकाया था कि नहीं लटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? भटकाया था कि नहीं भटकाया था? ये अलग बात है कि आजकल वो लटक गए हैं, अटक गए हैं और भटक गए हैं। 5वें चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरे दमखम से जुट गई है। सीएम योगी भी सूबे में कमल खिलाने में जी जान से जुटे हैं। सीएम योगी ने गोंडा से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। मुझे एक बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी प्रदेश में और उस सरकार ने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर दंगाई और अपराधियों को संरक्षण देते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का।
सीएम योगी ने गोंडा से समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी। गोंडा के पड़ोसी जिले बहराइच से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बार फिर साइकिल से लखनऊ तक पहुंचने का दावा ठोक दिया है। बीजेपी पर करारा प्रहार भी किया। ये बीजेपी के लोग बहुत झूठे लोग हैं। आपने हिटलर सुना होगा। हिटलर के जमाने में केवल एक आदमी था जो प्रोपेगेंडा करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। अगर दुनिया में कभी भी कोई प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बना होगा, बातें फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, तो हिटलर ने एक मिनिस्टर बनाया था। उसने अपने साथ एक मिनिस्टर बनाया था जो प्रोपेगेंडा फैलाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी की पूरी सरकार झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रोमांच पूरे चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासतदानों की जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। हालांकि किसके दावों में कितना दम है, ये ठीक ठाक किसी को नहीं पता। 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। पिछले चुनावी नतीजों को देखें तो पिछली बार बीजेपी ने 5वें चरण का मैदान मार लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए जीत की राह पहले जितनी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। लिहाजा चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और सबकी नजरें टिकी हैं केवल और केवल 10 मार्च पर, जिस दिन ईवीएम का पिटारा खुलेगा और कई नेताओं की किस्मत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन की जंग किसी से छिपे नहीं है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस ने अपना काम कर दिया है। अब यूक्रेन लगातार उसका एक्शन के रिएक्शन के जवाब देने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके चलते तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। आने वाले 24 घंटे में यह युद्ध और तेजी से बढ़ता दिखाई देगा। 24 घंटे में शुरू होगा रूस यूक्रेन में युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन सीमा पर सेना का बड़ा जमावड़ा। डोनेट्स्क, लुगांस्क सीमा पर भारी गोलाबारी। रूस यूक्रेन सीमा के बस 25 किलोमीटर दूर है खार्किव। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव की आबादी करीब 15 लाख है। यूक्रेन पर जो ताजा हालात बने हैं वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परख रहे हैं। हम ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके बारे में हमने उम्मीद भी नहीं की थी। डोनेट्स्क एवं लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित करने का रूस का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। गुटेरेस ने कहा कि इस तरह के एक तरफा फैसले से न केवल यूएनए चार्टर का उल्लंघन हुआ है, बल्कि ये महासभा के फ्रेंडली रिलेशन डिक्लेरेशन के भी खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन सीमा पर तत्काल युद्ध विराम और कानून व्यवस्था का पालन करने का आह्वान करता है। 11 अरब डॉलर लागत वाली ये गैस पाइपलाइन बैल्टिक सागर से होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जाएगी। ये गैस पाइपलाइन रूस और यूरोप के लिए काफी महत्व रखती है। ये प्रोजेक्ट रूस की आमदनी का भी एक प्रमुख जरिया बनने जा रहा था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मदद से रूस यूक्रेन को बाईपास कर गैस को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना चाहता था। इससे रूस को 2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस की भी बचत होगी। 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल देगा। यूक्रेन पर हमले की प्रभावी शुरुआत हो चुकी है। यह अनुचित और अस्वीकार्य है। अब रूस पूरी तैयारी कर चुका है और अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला बोल देगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात खस्ता हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कर्ज पे चलने वाला एक ऐसा देश है जो कभी भी वहां के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी लगातार एक के बाद एक बयानबाजी देते हैं और ये बयानबाजी तब तक देते हैं जब तक कटोरा खान अलग अलग देशों में जाकर भीख न मांग ले। आखिर कब सुधरेगा ये पाकिस्तान, ये कोई नहीं जानता।
इमरान खान का बड़बोलापन, स्टूडियो को मीटिंग रूम बनाने की जुगत, अब टीवी के जरिए मुद्दे सुलझाने की कोशिश। अभिषेक मनु संघवी ने ट्विटर पर पाक वजीर आजम के प्रस्ताव को बेकार बताया। मेरे राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से टीवी पर डिबेट करे। इससे आतंकवाद का व्यापार करने वाले पाकिस्तान को नैतिक धरातल मिल जाएगा। वह पहले की ही तरह झूठ बोलेगा। मनीष तिवारी ने भी आलोचना की है। एक टीवी डिबेट के माध्यम से पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है? आप गंभीर तो हैं? भारत हथियारों का बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच कारोबार भी अच्छा खासा होता है। 2020-21 में दोनों देशों का कारोबार 8 अरब डॉलर था। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर की संभावना है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।